गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे है शायद। हाँ, आज थर्सडे है। आज ये थर्सडे मॉर्निंग है और हम लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्लास 11 के लिए। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में क्या पढ़ाया था? तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये कॉज ऑफ मोशन है। मोशन क्यों हो रहा है, उसका कॉज है, उसका कारण है। फोर्स का डेफिनेशन मैंने बता दिया था। अब न्यूटन के 3 लॉज हैं। 3 लॉज थे। पहला लॉ, सेकंड लॉ मैंने आपको बता दिया। पहला लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पर। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होता है उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है। ठीक है। फिर हमने सेकंड लॉ बताया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम का एक वर्ड है, एक वर्ड मोमेंटम है, उसका डेफिनेशन आपको जानना पड़ेगा। मोमेंटम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मैथमेटिकल उसका स्टेटमेंट है। और अगर कोई पूछे मोमेंटम क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो उसके पास एक मोमेंटम होता है और वो उसका जो मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल आता है। फिर हमने सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के। और अगर मास का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को सॉल्व करने पर इसका वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर के इक्वल आ जाता है। इसी को न्यूटन का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। अब थर्ड लॉ बताने के लिए मैंने आपको क्या किया था? थर्ड लॉ मेरे को स्टार्ट करना था। थर्ड लॉ स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बोला कि कुछ बेसिक टाइप्स के फोर्सेस जो है उनको सीख लेते हैं, फिर थर्ड लॉ बताएंगे। क्योंकि मैं बेसिकली आपको फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना देना सिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं थर्ड लॉ बताऊँ तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब सबसे पहला टाइप ऑफ फोर्स जो मैंने आपको बताया था, जो हम यूज करेंगे, वो होता है वेट। वेट और मास में डिफरेंस है। मास का मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। कितना मैटर प्रेजेंट है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसका जो समेशन होता है वो उसका मास कहलाता है। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। आओ, सेंटर क्या बोल रहा है? आओ आओ। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ बोलता है कि तुम मेरे सेंटर की तरफ आओ। अब जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट का वेट। ये क्लियर है? तो अब वेट जो है, वेट अगर फाइंड आउट करना है तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ा है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है स्मॉल जी, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल। किसी को कॉल आता है लेकिन आई विल नॉट पिक द कॉल। हाँ, तो अभी हमने क्या बता दिया कि जो वेट है, वेट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? स्मॉल जी। एम इनटू जी का जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट का वेट है। तो इतना मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। अब कुछ और भी टाइप ऑफ फोर्सेस हैं जिसके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब मैं गायब और स्क्रीन आ जाएगा वापस। नेक्स्ट टाइप का फोर्स हम जो बात करेंगे वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स एक बार तुमको पहले भी बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में इतना समझ लेना कि, अच्छा मैं नोट्स ना ऐसे ही लिखता हूँ, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, क्योंकि मैं ये जो नोट्स है वो तुम्हें कोई स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं दे रहा, और ये स्कूल के एग्जाम में ये सब पूछे भी नहीं जाते। स्कूल के एग्जाम में जो पूछा जाएगा मैं बता दूंगा, उसको मैं प्रॉपर इंग्लिश में ही लिखाता हूँ। लेकिन जो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको सिर्फ क्या करना है, अपने को हिंदी में ही लिखना है। हिंदी इज अ बेस्ट लैंग्वेज, मदर टंग है और आसान भाषा भी है। भाषा भाषा जब भी कोई दो सरफेसेस जब भी कोई दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं।
एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं जिसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब भी कोई दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स से कांटेक्ट में थे, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब इनके कांटेक्ट्स के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अच्छा, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। देयर आर two components, there are two components of contact force। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्स के जो कंपोनेंट है, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, एक ब्लॉक लाके रख देते हैं। ये जो सरफेस था, सरफेस के ऊपर क्या किया हमने, इस तरह से एक ब्लॉक लाके रख दिया। अब यहाँ पे ना ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई एयर गैप ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जानबूझ कर ऐसा बनाया ताकि मैं आपको फोर्स दिखा सकूं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट है इसका और ये जो सरफेस वाला है, इन दोनों के बीच में क्या है, कांटेक्ट बन रहा है। अगर दोनों के बीच में कांटेक्ट बन रहा है तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा। अब ये जो फोर्स डेवलप होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एक कंपोनेंट जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट, किसी भी फोर्स को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कांटेक्ट, जब भी दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगा तो एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट, कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट, कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, उसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। देखो मैथ्स अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो नॉर्मल को हम परपेंडिकुलर के लिए भी यूज करते हैं। तो हमने यही बोला कि जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो वहां पर जो फोर्स डेवलप होगा उसे बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। अब उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब उस कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए ये कांटेक्ट सरफेस था, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब ये मैंने इस तरह से बना दिया, नॉर्मल। अच्छा, इसी कांटेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट होता है जो सरफेस के पैरेलल होता है। इसी कांटेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट होता है जो सरफेस के पैरेलल होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कब होता है, कैसे होता है, ये बहुत बड़ी कहानी है। फ्रिक्शन एक अलग से चैप्टर है, तो फ्रिक्शन के आपको मैं अभी ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। बस इतना समझ लो कि अभी अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि जो कांटेक्ट फोर्स है, जो कांटेक्ट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट हैं। जो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल, और जो सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है, जो कांटेक्ट फोर्स है ना वो एक्चुअल में क्या है, फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट है। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल और ये फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब भी आपको याद क्या रखना है कि जब भी दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट बनता है तो उनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है उसको बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। अब अगर आप बहुत टाइम पर क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग वाले जो केसेस होंगे ना उसमें फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जो स्टार्टिंग के केसेस हैं उसमें अगर फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो हो गया, अगर मैं ऐसा बोल दूं, इफ फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, इफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज कांटेक्ट फोर्स जो है, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा क्या?
तो स्टार्टिंग केसेस में ना फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन को हम नहीं अज्यूम करेंगे। अगर फ्रिक्शन को हम नहीं अज्यूम करेंगे तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। तो जब भी कांटेक्ट डेवलप होगा स्टार्टिंग साइड, अगर नहीं बोला गया है कि फ्रिक्शन है, अगर ऐसा बोला जाए कि फ्रिक्शन है तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स भी होगा। बात समझ में आया है क्या? तो कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। तो ये मेरे पास सेकंड टाइप का फोर्स है, नॉर्मल। अच्छा, ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये नॉर्मल फोर्स है, ये क्या करता है, प्रेस करने की टेंडेंसी रखता है। जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट when there is, normal force exists when there is, ये सब नोट है लिख लेना, when there is a tendency, when there is a tendency to press against each other, when there is a tendency to press against each other, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है जब प्रेस करने की टेंडेंसी है। जैसे इस वाले केस में अगर देखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अर्थ के सरफेस को या सरफेस को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तभी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं जहां पर कांटेक्ट तो है, ऐसा कभी मत सोचना कि सर अगर कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स होगा क्या, नहीं। कांटेक्ट होते हुए भी नॉर्मल फोर्स जीरो हो सकता है। देखो कैसे, मान लो मैं बोलूं कि एक ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, नहीं समझ में आया तो एकदम ध्यान से सुनना, मैं हर एक बात को एकदम ध्यान से लॉजिक के साथ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता के पार कर दिया विदाउट लॉजिक। तो लॉजिक भी सुनो और फिर एनालाइज करो खुद से। मान लो कि ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और इस इंक्लाइंड सरफेस पर एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है ऐसे, और एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, दो ब्लॉक से। छोटे वाले का मास छोटा है, बड़े वाले का मास कैपिटल है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। कोई फ्रिक्शन नहीं, ये जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। स्टार्टिंग में तो कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो ये जो सरफेस है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। अब अगर आप यहाँ पर फोर्सेस देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, ये एक तो mg आएगा, इसका वेट। अगर मैं फोर्सेस के बारे में बात करूं तो वेट दिखाएंगे। अब वेट ऐसा फोर्स है जिसको हमेशा क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाना है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अर्थ का सेंटर हमेशा वर्टिकल है, तो ये mg इसमें ऐसा दिखाएंगे, और इसमें जो वेट दिखाएंगे वो कैसा दिखाएंगे, कैपिटल mg का इस डायरेक्शन में। सबसे पहला काम तो यही करना है। फिर क्या करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, एक कॉन्टैक्ट स्मॉल m वाले ब्लॉक का कॉन्टैक्ट इसके साथ है ना, वो जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है उसका कॉन्टैक्ट इसके साथ है, और कैपिटल M वाला जो ब्लॉक है उसका भी कॉन्टैक्ट है ऐसे। अब यहां पर अगर देखोगे तो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, और स्मॉल m जो है वो सरफेस को प्रेस कर रहा है, और कैपिटल M जो है वो भी सरफेस को प्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आएगा, पहले वाले ब्लॉक के लिए मान लो N1 लिख देते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आएगा N2। अब देखो, जो भी नॉर्मल रिएक्शन होना होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस था, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस था तो सरफेस के परपेंडिकुलर। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन अगर दिखाएंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर जी। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक्स है ना, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी ऐसे नीचे गिर रहा होगा, और ये ब्लॉक भी ऐसे नीचे गिर रहा होगा, और दोनों ब्लॉक्स को अगर देखोगे तो दोनों ब्लॉक का जो गिरने का रेट है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, पता नहीं अभी समझ में आ पाएगा नहीं, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि ये जो ब्लॉक है, ये जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है, ये भी नीचे गिर रहा है। जितने एक्सेलरेशन से ये गिर रहा होगा, ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक भी उतने ही एक्सेलरेशन से गिर रहा है। डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला ब्लॉक, ये जो स्मॉल m वाला ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, उतने ही एक्सेलरेशन से ये बड़ा वाला ब्लॉक भी क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो अगर दोनों एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, मतलब ये ऐसा समझो, ये ऐसा है, ये जो डायग्राम है उसमें पहला वाला ब्लॉक ऐसे ऐसे है, पहला वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है, दूसरा वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है। मतलब दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों कांटेक्ट में है, लेकिन ये इसको प्रेस कर रहा है क्या, नहीं, ये इसको प्रेस नहीं कर रहा है, ये भी अपना ए से इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है और ये भी ए से इंडिपेंडेंट मूव कर रहा है। तो जब कांटेक्ट है,
जब कांटेक्ट है फिर भी कोई प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है। प्रेस करने की टेंडेंसी क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंट ए एक्सेलरेशन से चल रहा था और ये अपना इंडिपेंडेंट ए एक्सेलरेशन से चल रहा था। अगर दोनों ए सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है इस वाले केस में। ऐसा नहीं होगा कि सर क्या दोनों हमेशा जब ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे तो प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं होगी क्या? नहीं, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन नहीं पालना है। हम क्या बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में जितने एक्सेलरेशन से ये गिर रहा था उतने ही एक्सेलरेशन से ये गिर रहा है। मतलब अगर अभी ऐसा है तो 1 सेकंड में जितना ये आगे बढ़ा उतना ये आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसने इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया और इसने इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया। कांटेक्ट दिख रहा था लेकिन कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। क्यों नॉर्मल रिएक्शन नहीं है? क्योंकि प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है। जब तक प्रेस करने की, दबाव क्रिएट करने की टेंडेंसी नहीं होगी तब तक कोई नॉर्मल फोर्स नहीं जनरेट होने वाला। तो अगर आप देखोगे तो इस सेम डायग्राम में मैंने क्या बोला, यहां पर मैंने बताया कि नॉर्मल रिएक्शन है क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक इसको प्रेस कर रहा है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर मैं समराइज करूं तो कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट और फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वही कांटेक्ट फोर्स है। अब नॉर्मल रिएक्शन तभी डेवलप होता है जब प्रेस करने की टेंडेंसी है। अगर प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है तो कोई नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होगा। याद रखना है ये बात को। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास सेकेंड टाइप का फोर्स जिसको हमने क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड टाइप के फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये क्यों नाच रहा है? थर्ड टाइप के फोर्स के बारे में बात करते हैं। अब ये जो थर्ड टाइप का फोर्स है वो है टेंशन। बोलेंगे सर टेंशन तो बहुत है जिंदगी में, बहुत टेंशन है सर लाइफ में। टेंशन या फोर्स विदिन फोर्स विदिन स्ट्रिंग और रॉड। ठीक है, अब ये टेंशन क्या है वो देखते हैं। मान लो क्या है, एक ऐसा सीलिंग है। ठीक है, एक ऐसा सीलिंग है। इस सीलिंग को हमने क्या कर दिया, ऐसे धागे से बांध दिया है। ये जो सीलिंग है ना, यहाँ पे एक ऐसा धागा बांध दिया है। अब मैं धागा वर्ड क्यों यूज करूंगा, मैं बार बार स्ट्रिंग के लिए ना धागा यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा थ्रेड, धागा, थ्रेड। अब ऐसा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम जो थ्रेड पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उसमें 95% ऑफ टाइम्स थ्रेड आपको मिलेगा मासलेस। मासलेस थ्रेड मतलब ऐसा थ्रेड मिलेगा जिसका कोई मास नहीं होने वाला 95% टाइम। फिर थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। ये जो थ्रेड है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। थ्रेड का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाला। थ्रेड मासलेस है और क्या है, और कुछ नहीं, अनब्रेकेबल भी है। थ्रेड जो है वो क्या है, अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं। तो आइडियल केस में जब हम बात करेंगे ब्रेकेबल, जब हम आइडियल केसेस के बारे में बात करेंगे, 95% के केसेस में क्या होगा, थ्रेड जो हम अज्यूम करेंगे वो मासलेस है, कोई मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, इलोंगेशन नहीं आने वाला, और अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये थ्रेड ऐसे मैंने अटैच करके रखा था। अब अगर ये थ्रेड मैंने ऐसे अटैच करके रखा है तो अभी थ्रेड क्या होगा, अभी जो थ्रेड है वो स्लैक्ड है, अभी जो थ्रेड है वो स्लैक्ड है, स्लैक्ड है थ्रेड। क्या करते हैं ना, इस थ्रेड पर क्या करते हैं, एक मास ऐसे नीचे बांध देते हैं। ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड पर क्या करते हैं, एक स्मॉल एम का मास लाके ऐसे बांध देते हैं। अब ये जो मास है, इस मास को धरती माता अपनी तरफ बुला रही है, कितने फोर्स से, mg फोर्स से। ये जो मास है, इस मास को धरती माता अपनी तरफ बुला रही है इसके वेट से, mg फोर्स से। लेकिन फिर भी ये ब्लॉक नहीं जा पा रहा नीचे। अगर अगर आप थ्रेड से एक ब्लॉक को बांध देते हो तो ऐसा तो नहीं कि अर्थ इस पे फोर्स लगाना बंद कर देगा। अर्थ अभी भी इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं जा पा रहा है। अब क्यों नहीं जा पा रहा है? अब अगर ये नीचे नहीं जा पा रहा है मतलब डेफिनेटली इसके वेट को किसी ने बैलेंस किया है। अगर इसके वेट को किसी ने बैलेंस नहीं किया होता, अगर अनबैलेंस फोर्स है, मान लो mg फोर्स अगर अनबैलेंस फोर्स होता तो अनबैलेंस फोर्स तो मोशन कराता है ना, फर्स्ट लॉ तो यही था। अब अगर ये नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब इसको किसी ने रोके रखा है। किसने रोके रखा है? तो धागे। किसने रोके रखा है? तो धागे ने। अब धागे में फोर्स क्यों जनरेट हुआ? अगर आप देखोगे तो बिकॉज द मास
because the mass has a tendency to move downward, there is an attempt to increase the length. There is an attempt to increase the length of the thread. जैसे ये स्मॉल एम का ब्लॉक mg वेट के कारण नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो ये जो थ्रेड है, थ्रेड में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज इन लेंथ. अब अगर ये नीचे जाएगा तो धागे को एक्सटेंड करके ही जा पाएगा ना. तो यहां पर क्या हो गया, जैसे ही थ्रेड में कोशिश हो गया धागे के लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए, वैसे ही थ्रेड क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है. ठीक है, यहां पे क्या लिख लेना, एज सून एज देयर is an attempt, as soon as there is an attempt to increase the length, of thread, as soon there is an attempt to increase the length of thread, a force is generated within the thread to oppose the extension. ये याद रखना है. टेंशन फोर्स ऐसा नहीं है कि धागा है तो टेंशन है. धागे में टेंशन तब आएगा जब धागे में इलोंगेट करने की टेंडेंसी होगी. अगर धागे को तुम जैसे ही खींचना स्टार्ट करते हो ना, तो धागे में क्या होता है, एक इंटरनल फोर्स डेवलप होना स्टार्ट होता है जो उस एक्सटेंशन वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करे. जैसे ये mg अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो धागा बोलेगा कि नहीं, मैं अपने लेंथ को एक्सटेंड नहीं करने दे सकता. तो मैं अगर अपने लेंथ को एक्सटेंड नहीं करने दूंगा, इसका मतलब धागा क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है जो उसके एक्सटेंशन को रोक सके. अब ये जो फोर्स जनरेट हुआ है विद इन द थ्रेड, जो एक्सटेंशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन. अब हमेशा याद रखना कि किसी भी एक धागे पर टेंशन का वैल्यू हमेशा यूनिफॉर्म होता है. सब स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. क्या लिख लेंगे, फॉर एन आइडियल थ्रेड the magnitude of tension at any point will be same. The magnitude of tension at any point will be same, and direction of tension is always away from the object. ये भी याद रखने वाली बात है. डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. हमेशा टेंशन का डायरेक्शन, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे को टेंशन इस वाले पॉइंट पर दिखाना है, तो देखो ऑब्जेक्ट से दूर दिखाया. अगर यहां पर टेंशन दिखाते तो ऑब्जेक्ट से दूर. अगर यहां पर टेंशन दिखाते तो ऑब्जेक्ट से दूर ऐसा दिखाते हैं टेंशन. अगर यहां पर टेंशन दिखाना है तो पॉइंट से दूर, अगर नीचे दिखाओगे तो पॉइंट से दूर. हमेशा याद रखना कि टेंशन जो है, बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल जाता है कि टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स. आप कभी भी धागे को प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप धागे को प्रेस करोगे धागा स्लैक हो जाएगा. जैसे ही धागा स्लैक हो जाएगा उसमें कोई फोर्स नहीं है. तो टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स. टेंशन जो है, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग. अभी स्त्रीलिंग पुलिंग वाला पुलिंग नहीं है. टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स. मतलब टेंशन से हमेशा ऑब्जेक्ट को खींचा जा सकता है. टेंशन, अगर आपने रोप पे प्रेशर, रोप पे अगर आप दबाव क्रिएट कर रहे हो तब कोई टेंशन नहीं. बात समझ में आ रहा है? तो टेंशन में 2-3 बातें याद रखनी भाई साहब.
हम जो थ्रेड एज्यूम करते हैं वो आइडियल थ्रेड मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और क्या है वो अनब्रेकेबल थ्रेड है, हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बात अपने को क्या याद रखना है, दूसरा बात अपने को ये याद रखना है कि धागों में जैसी एक्सटेंशन की टेंडेंसी होगी, धागे में एक फोर्स, इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जो धागे के एक्सटेंशन को रोकने की कोशिश करता है। अब वो जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। ये दूसरा पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि टेंशन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स को पुल करने की टेंडेंसी रखता है। टेंशन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा, कभी भी ऑब्जेक्ट के तरफ नहीं लगता। चौथा बात याद रखना है कि अगर थ्रेड आइडियल है तो टेंशन इन द थ्रेड का वैल्यू क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा किसी भी पॉइंट पर। ये चार बातें हैं जो आपको याद रखनी। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। और एक बात याद रखना, जब तक धागा टॉट नहीं है या जब तक धागा स्लैक्ड है तब तक कोई टेंशन नहीं है। टॉट मतलब वो उसमें टेंशन आ गया, टाइट है। जब तक धागा टाइट नहीं होगा उसमें कोई टेंशन नहीं आने वाला। तो ये थर्ड टाइप का फोर्स था टेंशन, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया धागे का फोर्स। एक फोर्स और बता देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स भी इंपॉर्टेंट है और ये स्प्रिंग फोर्स बच्चों को बहुत परेशान करता है, बहुत डराता है बच्चों को, ठीक है। तो तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हें डरना नहीं है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये मान लेते हैं एक ऐसा ब्लॉक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनने का है, एकदम ध्यान से सुनने का है। और नोट्स यही है भाई साहब, फिजिक्स है, वो हिस्ट्री थोड़ी है। मेरे को कुछ लोग बोलते हैं सर आपने नोट्स नहीं दिया। अरे भाई साहब ये फिजिक्स है भाई साहब। फिजिक्स जो मैं बोल रहा हूँ वही नोट्स है। जो मैं बोलता हूँ ना, तुमको लगता है कि सर ने ये बोला है वो इंपॉर्टेंट है, वो नोट करो। और अगर तुम खुद का नोट्स बनाओगे ना तब तुमको याद रहेगा। मैं अगर तुमको बना बनाया नोट्स दे दूं ना तो तुम्हारे लिए वो फिजिक्स फिजिक्स नहीं है, साइंस है भाई साहब। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है कि आपने रट लिया काम खत्म। साइंस है, समझना पड़ता है, समझो इसको। और हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको खुद से जो मैंने बताया उसको खुद से नोट करो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 4 लाइन लिखी थी, वो 4 लाइन जो लिखी थी वही नोट्स है। तो मेरे से अगर कोई नोट्स मांगेगा ना तो वो गलत कर रहा है भाई साहब, फिजिक्स के साथ नाइंसाफी कर रहा है। अगर वो नोट्स मांग रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, फिजिक्स से दुश्मनी मोड़ ले रहा है वो। और फिजिक्स से अगर दुश्मनी लोगे तो फिर बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये इस तरह से बनाएंगे। ये क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग है, इसका ब्लॉक का मास है m। अब यहां पर क्या है, एक ऐसा ब्लॉक था m मास का, ठीक है, जो स्प्रिंग से ऐसे बांधा हुआ है। अभी स्प्रिंग में ना कोई इलॉन्गेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग में आप लेंथ चेंज कर सकते हो। जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है। अब स्ट्रिंग खत्म हो गया, धागा खत्म हो गया। स्प्रिंग में आप क्या कर सकते हो, शेप चेंज किया जा सकता है, शेप चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक और पॉइंट लिख लेना, स्प्रिंग फोर्स exists only when there is a change in length, when there is a change in length of the spring। अगर स्प्रिंग का लेंथ चेंज होगा तभी क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात अपने को क्या करना है, याद रखना है। अब यहां पर क्या है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझते हैं कि क्या है स्प्रिंग फोर्स। तो तुमने अपने बेसिक में तुमने स्प्रिंग देखा होगा, तुमने देखा होगा कि स्प्रिंग को जब ऐसे इलोंगेट करते हैं, एक एंड को फिक्स करके जब ऐसे स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, जैसे रिलीज करते हैं स्प्रिंग अपने वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाता है क्या, बिल्कुल। स्प्रिंग को जब कंप्रेस भी करते हैं तब भी, जो सोफे होते हैं ना, सोफे में स्प्रिंग लगे होते हैं। तो जब आप बैठते हो सोफे में तो ऐसा थोड़ी एक बार बैठे तो सोफा नीचे, अगली बार बैठे तो सोफा नीचे, और एक बार बैठे तो जमीन के अंदर सोफा, ऐसा तो होता नहीं है ना। आप जैसे ही बैठते हो सोफा, फिर सोफे से उठे, सोफा वापस से अपने शेप में, फिर बैठा आपने, फिर तशरीफ रखा अपना, फिर सोफा नीचे, फिर जैसे उठा वापस से सोफा, सोफा ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक बैठ बैठ के लोग ने कहां तक पहुंचा दिया होता सोफा को, ठीक है।
सोफा भी सोचता है कि किसका तशरीफ आ गया है। तो ये जो सोफा है अभी यहाँ पर क्या है, सॉरी सोफा नहीं, स्प्रिंग। अभी ये जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ पर है। ये जो स्प्रिंग है वो एनएल का मतलब है नेचुरल लेंथ। नेचुरल मतलब कि अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया गया तो वो जिस लेंथ पर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लेंथ। अभी कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, कुछ नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, स्लोली मैं इस स्मॉल एम वाले ब्लॉक को खींचना स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, स्मॉल एम वाले ब्लॉक को ऐसे एक्स अमाउंट से इलोंगेट कर दिया। अब अगर मैंने स्मॉल एम वाले ब्लॉक को एक्स अमाउंट से इलोंगेट किया है तो ये जो स्प्रिंग है वो भी इलोंगेट हो गया क्या? हाँ सर। अच्छा, अब यहां पर क्या है ना, आप जैसे ही फोर्स हटाओगे, आप जैसे ही वो जो खींचने वाला फोर्स था वो रिमूव करोगे ना, आप देखोगे कि जैसे ही फोर्स हटाया गया ये इधर भागना स्टार्ट कर देगा। ये जो ब्लॉक एम है वो इधर भागना स्टार्ट कर देगा। अब अगर ब्लॉक इधर भाग रहा है इसका मतलब डेफिनेटली इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तभी तो ब्लॉक इधर भाग रहा है। खुद से तो ये कोई भूत भूत तो है नहीं जो ये खुद से भागना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि स्प्रिंग में क्या होता है, a force is generated, शायद मैंने लिख दिया था अभी, a force is generated when there is a tendency to change the shape of the spring। जब मैं स्प्रिंग के शेप को चेंज करूंगा तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो रहा है, और ये जो फोर्स डेवलप होता है वो क्या करता है, वापस से इसको इसके ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। तो जब ये स्प्रिंग को एक्स अमाउंट एलोंगेट किया गया तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है जो चाहता है कि जो सिस्टम है वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, वापस से रिस्टोर कर जाए। इस तरह के फोर्स को ही रेस्टोरिंग फोर्स, या यहाँ पर जो फोर्स डेवलप हुआ है इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। जब भी स्प्रिंग के लेंथ को चेंज करेंगे, स्प्रिंग के लेंथ को उसके नेचुरल लेंथ से चेंज करेंगे तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होता है जो स्प्रिंग को वापस से उसके ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। अब ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है या ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलोंगेशन के। एक्स यहाँ पर इलोंगेशन है, जितना ज्यादा इलोंगेशन करोगे ना उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। जैसे अगर आप देखोगे, आप स्प्रिंग को जितना दूर ले जाके छोड़ोगे ना वो उतना स्पीड से वापस आता है। जितना दूर ले जाके छोड़ोगे स्प्रिंग उतना ज्यादा स्पीड से वापस आ रहा है। इसका मतलब ये जो रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप होता है, ये रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। अच्छा, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने स्प्रिंग को इलोंगेट किया तभी फोर्स आएगा। मान लो अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूं, मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करके अगर ब्लॉक को यहाँ पे ले आऊं तब भी स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा इस डायरेक्शन। अब जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो भी अगर आप देखोगे तो वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से अगर स्प्रिंग का लेंथ चेंज किया गया है, आप इलोंगेट करो या कंप्रेस करो, दोनों ही केस में स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है ना, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक्स के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है क्या? एक्स इस तरफ था, कंप्रेशन इस तरफ है, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ। एक्स इस तरफ था तो रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि ये जो एफ रेस्टोरिंग है वो माइनस टाइम्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ एक्स। अब फिजिक्स को ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं पसंद, तो फिजिक्स बोलता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो भगाओ भाई साहब। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम बोल रहे हैं के। तो रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। अब ये जो के है ना, इस के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब अगर मैं बोलूं स्प्रिंग कांस्टेंट, अब बोलोगे सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, क्या मतलब है? अच्छा, अब मान लो दो तरह के स्प्रिंग लेते हैं। तुमने देखा होगा एक स्प्रिंग बाइक में भी लगे होते हैं, मोनोशॉक्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो एक तो आगे में भी दो सस्पेंशन होते हैं वो झटके को बचाने के लिए, पीछे जो होता है उसमें भी शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं, उसको बोलते हैं मोनोशॉक। अब नए नए वो रेड येलो रंग के स्प्रिंग्स लगे होते हैं बाइक्स में, देखना, तो वो मोनोशॉक्स है। मान लो वो स्प्रिंग को निकाल लिया गया और जो तुम्हारे पेन में वो फ्लिप फ्लॉप वाले जो पेन होते हैं ना उसको निकाल लिया गया। अब फ्लिप फ्लॉप वाले पेन में कंप्रेशन इलोंगेशन लाना बहुत ही आसान है, क्या ऐसे आराम से झटके से ऐसे करेंगे। फ्लिप फ्लॉप वाले पेन में कंप्रेशन या एक्सपेंशन जो भी इलोंगेशन है आराम से ला सकते हैं। वो बाइक वाले में ऐसा करो तो उंगलियां टूट जाएगी लेकिन वो कंप्रेशन या इलोंगेशन नहीं ला पाओगे। इसका मतलब क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, यही इंसान अगर वो पेन वाला स्प्रिंग होता तो बहुत ही आराम से कंप्रेस कर लेते,
लेकिन वही इंसान जब वो बाई वाले स्प्रिंग पर फोर्स लगाएगा तो वो उसमें कंप्रेशन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब स्प्रिंग का एक फैक्टर है। अब अलग अलग स्प्रिंग का, मान लो मैं बोलूं कि मैं एक्स का इलोंगेशन लाना चाहता हूं, तो एक मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग ऐसा है, एक स्प्रिंग ऐसा है, ये स्प्रिंग 1 है, और एक दूसरा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग 2 है। अब दोनों में अगर मैं सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करूं, इसमें भी एफ अमाउंट का फोर्स है, इसमें भी एफ अमाउंट का फोर्स है। अब अगर दोनों में सेम अमाउंट का फोर्स है तो दोनों में क्या सेम अमाउंट का इलोंगेशन होगा? अगर इसमें भी x1 इलोंगेशन हुआ है तो इसका जो इलोंगेशन होगा वो भी x1 होगा क्या? इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं, दोनों का इलोंगेशन अलग अलग हो सकता है ना, या दोनों का कंप्रेशन अलग अलग हो सकता है क्या? तो स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है, अब इसको ना स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टिफनेस कांस्टेंट। मतलब स्प्रिंग कितना स्टिफ है, कितना इजीली आप उसके, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू के का वैल्यू कम है तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, उसमें कंप्रेशन या इलोंगेशन ला सकते हो। तो ये जो के है, के को हम स्टिफनेस कांस्टेंट, के को हम स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब स्टिफनेस कांस्टेंट कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि कितनी आसानी से आप एलोंगेशन या कंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। के का मतलब है स्टिफनेस कांस्टेंट, और स्टिफनेस कांस्टेंट आपको क्या बताएगा? अगर के का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसमें कंप्रेशन या इलोंगेशन लाना भी मुश्किल है। अगर के का वैल्यू कम है तो बहुत ही इजीली उसको कंप्रेस किया जा सकता है या बहुत ही इजीली उसको इलोंगेट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये चार तरह के फोर्स हैं। एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा जो डिटेल से पढ़ना है, वो पांचवा फोर्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स एक अलग चैप्टर है तो उसको मैं अभी नहीं लाके खराब करने वाला, ठीक है। अभी बेसिकली हम तीन तरह के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। एक तो होगा वेट, नॉर्मल और टेंशन। बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो इन तीनों पर ही होंगे। स्प्रिंग भी हम अलग से जब वर्क एनर्जी वाला चैप्टर करेंगे तो बहुत ज्यादा आएंगे, या एसएचएम वाला चैप्टर करेंगे तब आएंगे, अभी ज्यादा नहीं आता, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो ये हो गया मेरे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब हम क्या सीखने वाले हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? मुफ्त शरीर चित्र। अभी फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे सर फ्री है, सस्ते में कहीं मिल रहा है क्या? फ्री में मिल रहा है क्या? बट रहा था क्या? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये जान लो। अगर ये नहीं आया ना, अगर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाने आया तो एनएलएम के एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। तो अगर एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व हो तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूर सीखें। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं सीख पाएंगे तो आप एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या है सर जी फ्री बॉडी डायग्राम? तो मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सबसे सिंपल सिस्टम कैसा हो सकता है, ये सरफेस है, ये ग्राउंड था, और ग्राउंड के ऊपर क्या कर दिया? एक ब्लॉक लाके रख दिया। थक जाता हूँ जी बोलते बोलते। अभी तक विदाउट अ पॉज मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, क्या बता रहा हूँ, छोड़ो। हाँ, मान लो ये एम मास का ब्लॉक है और ये अपना सरफेस है या अर्थ है, कुछ भी मान लो, सरफेस मान लेते हैं अभी, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? मान लो मैं, ये जो ब्लॉक है, क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम ब्लॉक। ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बोला गया है। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है सर, क्या है, कैसे बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं उनका डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं उनका डायग्राम। यहां पर एक बात याद रखेंगे, नोट, फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्सेस नहीं दिखाना है, वो फोर्सेस नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है जो ऑब्जेक्ट, वो फोर्सेस नहीं दिखाना है जो ऑब्जेक्ट सरफेस पर अप्लाई कर, जो ऑब्जेक्ट किसी और सरफेस या ऑब्जेक्ट पर, सरफेस या ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस, मतलब देखो, या तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग सकते हैं या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकते हैं, यही तो दो केसेस हो सकते हैं। तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बोला जाए, मतलब समझ लेना है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको मेरे को दिखाना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये नहीं होता कि ये जो फोर्सेस लगा रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूं, जैसे जितने भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, ठीक है, उनका डायग्राम, उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अब यहां पर देखो, मेरे पास स्मॉल एम ब्लॉक है, ठीक है, स्मॉल एम ब्लॉक है। अब जो जो फोर्सेस पॉसिबल है ना, मैं बना देता हूं, जो जो फोर्सेस पॉसिबल है। अब स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर जो भी फोर्सेस है वो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला फोर्स क्या होगा, तो सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे इसका खुद का वेट। अगर ऑब्जेक्ट है तो धरती इसको अपनी तरफ पुल कर रही होगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट था तो धरती इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। अब धरती जिस फोर्स से पुल करती है वो ऑब्जेक्ट का वेट होता है mg, मैंने इस तरह से दिखा दिया, बिल्कुल सही है सर जी। फिर ये मेरे पास सरफेस है, यहां पर एक सरफेस है और यहां पर भी एक सरफेस है। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में, और कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप होगा। अब कांटेक्ट फोर्स का एक तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, एक फ्रिक्शन कंपोनेंट होगा। फ्रिक्शन यहां पर नहीं दिखाने वाले क्योंकि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में फ्रिक्शन नहीं है, तो हम कौन सा फोर्स दिखाएंगे, नॉर्मल। अब नॉर्मल जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे क्या, तो ये जो सरफेस था, ये जो सरफेस था, सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एक फोर्स दिखाया, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसको मैंने बोल दिया नॉर्मल। क्लियर है? हाँ सर। इसके अलावा ये स्मॉल एम वाला जो ब्लॉक है उस पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या, तुम और देख लो, और कोई ऑब्जेक्ट है और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। एक फोर्स नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, ये जो नॉर्मल फोर्स है, अगर मैं ब्लॉक पर बात करूं तो ये जो नॉर्मल फोर्स है is applied by the surface, is applied by the surface। जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, सरफेस अप्लाई कर रहा है। वो जो नॉर्मल फोर्स है उसको किसने अप्लाई किया, सरफेस ने अप्लाई किया, ठीक है। और ये जो mg फोर्स है, mg फोर्स को कौन अप्लाई कर रहा है, तो mg फोर्स इज अप्लाइड बाय अर्थ, is applied by earth, mg फोर्स इज अप्लाइड बाय अर्थ। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो ब्लॉक एम पर था, ये जो ब्लॉक स्मॉल एम मास वाला जो ब्लॉक है, इस पे से दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स सरफेस अप्लाई कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, जिसको मैंने बोला नॉर्मल। दूसरा फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका वेट mg। यही दो फोर्सेस है ना। अच्छा, अब बोलोगे सर और भी तो एक फोर्स है, कौन सा। यहां पर अगर देखोगे तो ये जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है ये भी तो सरफेस को प्रेस कर रहा है ना। ये जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है ये भी सरफेस को प्रेस कर रहा है, मतलब सरफेस पर भी एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे। अब सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा नॉर्मल, ऐसे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कौन कौन से फोर्सेस। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होते थे वो फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, वो फोर्सेस नहीं बनाने जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाएगा। जैसे अगर मेरे को स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, स्मॉल एम का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे थे, एक नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से आ रहा है और एक mg जो अर्थ से आ रहा है।
ये जो नॉर्मल फोर्स है जिसको मैंने येलो कलर से सॉरी ग्रीन कलर से दिखाया है, ये नॉर्मल ब्लॉक अप्लाई कर रहा है इस सरफेस पर, तो ये फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में होना चाहिए क्या? नहीं। तो जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैं ये फोर्स नहीं बनाऊंगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया। फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मतलब सिर्फ वही फोर्सेस दिखाना है जो फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे होंगे। ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाना। बात समझ में आया क्या? सब मेरे को नहीं समझ में आया। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। वापस से ये सरफेस, डब्बे के ऊपर डब्बा रखना है इस बार। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। यहाँ पे एक्चुअल में स्पेस नहीं होता है, ये बस विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस बनाया गया है। ढूंढे से मिलते नहीं है क्यों, कुछ तुम्हें बात ऐसी है। ऐसा तीन डब्बे ले लिया हमने यहाँ पे, M1, M2, M3, ठीक है। तीन डब्बे ले लिए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द ब्लॉक्स। क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, draw the free body diagram for each of the blocks, each of the blocks। ठीक है। अभी देखो, मान लो ये M3 वाले ब्लॉक के बारे में बात करूं। अब जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको एकदम अलग से बना लो और उस पर जो जो फोर्सेस हो सकते हैं वो दिखा दो। जैसे ये M3 वाला ब्लॉक है। अब सबसे पहला वेट, सबसे पहला फोर्स क्या दिखाना है? वेट। ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऊपर रहे नीचे रहे कहीं पर भी रहे, वेट तो उसमें एग्जिस्ट करेगा ही। तो सबसे पहला फोर्स मैंने दिखाया इसका वेट M3G डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये M3G जो फोर्स है वो किसने अप्लाई किया? ये अप्लाई किया है अर्थ ने। और मैं फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वही फोर्सेस दिखाता हूं जो ये ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए। ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे पे अप्लाई करता है वो नहीं बनाना होता, ठीक है। अभी देखो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है क्या? यहाँ M2 और M3 के बीच में कांटेक्ट है ना? बिल्कुल। अगर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स होगा। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जो भी कांटेक्ट फोर्स है वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है क्या? तो नॉर्मल अगर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है तो यहां पर लिख लेते हैं नॉर्मल ऑन थर्ड ब्लॉक बिकॉज ऑफ सेकेंड ब्लॉक। लिख सकते हैं क्या ऐसा? इसको पढ़ने का तरीका ऐसा ही होता है। कभी भी अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ना तो इसका मतलब होता है फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक बिकॉज ऑफ सेकेंड ब्लॉक। ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है। F12 को कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक बिकॉज ऑफ सेकेंड ब्लॉक, ये पढ़ने का तरीका है। तो अगर मैं लिखूं M32 मतलब नॉर्मल ऑन थर्ड ब्लॉक बिकॉज ऑफ सेकेंड ब्लॉक। N32 का मतलब यहां पर क्या है? N32 का मतलब यहां पर है, N32 का मतलब है नॉर्मल ऑन थर्ड ब्लॉक, नॉर्मल ऑन थर्ड ब्लॉक because of second block, नॉर्मल ऑन थर्ड ब्लॉक बिकॉज ऑफ सेकेंड ब्लॉक। ये M32 का तरीका है। इस तरह से हम M32 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब पढ़ते हैं M32 को।
इसके अलावा M3 वाले ब्लॉक पर इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? नहीं। अब बोलोगे सर M2 भी तो है, M3 M1 भी तो है, तो M1 और M3 का कोई कांटेक्ट ही नहीं है। M1 और M3 का कोई कांटेक्ट नहीं है तो हम उनके बीच का कोई फोर्स नहीं दिखाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ दो फोर्सेस थे, एक फोर्स अर्थ ने अप्लाई किया था उसका वेट, और दूसरा इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट के कारण जो फोर्स आया N32 ऊपर की तरफ आ गया। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर लेना। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ड्रॉ करते हैं M2 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। जो M2 वाला ब्लॉक है उसका अपने को क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। M2 वाला ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले दिखाएंगे इसका वेट। ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, इसका वेट M2G। अब ये वेट कौन अप्लाई कर रहा है, वेट अप्लाई किया है अर्थ ने। वो जो अर्थ है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो कितने वेट से पुल कर रहा है, M2G से पुल कर रहा है। ये पहला फोर्स हो गया। फिर अब अगर देखोगे तो M3 जो है, M3 इसको प्रेस कर रहा है क्या, जो M3 ब्लॉक है वो M2 को प्रेस कर रहा है। अगर M3 ब्लॉक M2 को प्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि M3 ब्लॉक क्या कर रहा है, M2 को प्रेस कर रहा है। अब अगर M3 ब्लॉक M2 को प्रेस कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल ऑन सेकेंड ब्लॉक बिकॉज ऑफ थर्ड ब्लॉक, लिख सकते हैं क्या ऐसा, N23 नॉर्मल ऑन सेकेंड ब्लॉक बिकॉज ऑफ थर्ड ब्लॉक। अच्छा, M2 और M1 भी एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं क्या, अगर M1 देखोगे तो M1 जो है ना वो M2 को ऐसे ऊपर की तरफ पुल करने की, ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब M1 से एक फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है क्या, जब भी कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स होगा। तो M1 और M2 के बीच में भी कांटेक्ट था, और M3 और M2 के बीच में भी कांटेक्ट है, तो एक कांटेक्ट फोर्स N23 लिखा, एक कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट बिटवीन 2 और 1 के बीच में आ जाएगा N21। ऐसे मेरे पास फोर्सेस आ गए ना। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, तो बोले कि नहीं सर और कोई फोर्स है नहीं। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, सेकंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब मैं वो फोर्सेस नहीं दिखा रहा जो ये ब्लॉक अप्लाई करेगा। अब बोलोगे सर ये M2 वाला जो ब्लॉक है वो भी तो M1 को प्रेस कर रहा है, कर रहा है भाई साहब, लेकिन M2 वाला ब्लॉक ने जो M1 को प्रेस किया वो तो M1 पे फोर्स आ गया ना। फ्री बॉडी डायग्राम पर सिर्फ वही फोर्सेस दिखाते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो M2 वाले ऑब्जेक्ट पर क्या क्या फोर्सेस था, N23 जो थर्ड वाले ब्लॉक से आ रहा है, N21 जो फर्स्ट वाले ब्लॉक से आ रहा है, और M2G जो अर्थ से आ रहा है। इसी तरह अगर किसी ने मेरे को बोला होगा कि मेरे को क्या करना है, M1 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये M1 वाला ब्लॉक का अपने को क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब देखो M1 वाले ब्लॉक पर क्या क्या, सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे इसका वेट M1G। M1G किसने अप्लाई किया, अर्थ ने अप्लाई किया। M1G किसने अप्लाई किया, अर्थ ने। फिर M1, M2 जो है वो M1 को ऐसे प्रेस कर रहा है क्या, जो M2 वाला ब्लॉक है वो M1 को प्रेस कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये आ जाएगा नॉर्मल ऑन फर्स्ट ब्लॉक बिकॉज ऑफ सेकंड ब्लॉक, लिख सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल ग्राउंड से भी आएगा क्या, ग्राउंड और सरफेस के मतलब ग्राउंड और M1 के बीच में भी कांटेक्ट है, ग्राउंड और M1 के बीच में भी कांटेक्ट है, तो एक ग्राउंड ऐसे ऐसे नॉर्मल ऊपर के साइड में भी आएगा जो हो जाएगा नॉर्मल ऑन फर्स्ट ब्लॉक बिकॉज ऑफ ग्राउंड। और कोई फोर्स है क्या, नहीं, तो ये तीन फोर्सेस हो गए। तो जब भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बोला जाए, आप क्या करना, जितने फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं वो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ये हो गया। अब मैं आपको ना आज कुछ क्वेश्चंस और भी करा दूंगा फ्री बॉडी डायग्राम वाले, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये तो नॉर्मल नॉर्मल वाला केस हो गया, मान लो मैं बोलूं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं, टेंशन वेंशन सब आ जाएगा जिसमें। फिर से ध्यान रखना, जब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं सीखोगे आप एनएलएम के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगर आपको एनएलएम का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना पड़ेगा। यहां पर हमने बनाया पुली। पुली क्या होता है, पुली चक्री है जो घूमती है, पुली जो है चक्री है, घूमती है। पुली पे क्या करते हैं, धागा को पुली पर ही बांध के रखते हैं, यहां पर से ऐसे धागे बांध दिया।
ये ग्राउंड है, मान लेते हैं इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। अच्छा, अब याद रखेंगे ये जो पुली है 99% टाइम पुली इज massless एंड फ्रिक्शनलेस। आइडल पुली जो है वो मासलेस है और क्या है, फ्रिक्शनलेस। ये याद रखना है अपने को। 99% टाइम जो हम पुलिस पढ़ेंगे वो क्या होगा, मासलेस होगा और फ्रिक्शनलेस होगा। अब ऐसा डायग्राम गिवन है, आपको बोला गया है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, ड्रॉ द FBD ऑफ M1, M2, M3 एंड पुली। ठीक है, M1, M2, M3 इन सब का अपने को क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मान लो M1 जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M1 का सबसे पहले जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको अलग से बना लो। अब एक एक करके क्या करते हैं, M1 पर जो जो फोर्सेस दिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे उसका वेट। कुछ भी हो जाए, दुनिया जहान कुछ भी हो जाए, M1G हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई साहब। फिर और क्या है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक धागा है और ये M1 जो ब्लॉक है वो या तो अगर M2 भारी होगा तो इधर भागेगा, या M1 भारी तो इधर भागेगा, ऐसा कुछ होगा ना, या तो इधर भागेगा इधर भागेगा। मतलब ये जो धागा है वो टॉट है, धागा में टेंशन होगा। अब टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश करता है क्या, तो अगर आप टेंशन दिखाओगे इस M1 वाले ब्लॉक पर, अगर आप टेंशन दिखाओगे तो टेंशन हमेशा अगर ऑब्जेक्ट से दूर दिखाना है तो ऑब्जेक्ट से दूर टेंशन ऐसे दिखाएंगे क्या, बिल्कुल। यहां पर कॉन्टैक्ट बना है ना, अगर कॉन्टैक्ट बना है तो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर होना है। तो ये जो नॉर्मल यहां पर दिखाएंगे, ये जो नॉर्मल यहां पर दिखाएंगे वो परपेंडिकुलर दिखाने वाले हैं ऐसे। ये जो नॉर्मल यहां पर दिखाने वाले हैं वो क्या दिखाएंगे, परपेंडिकुलर दिखाएंगे इस तरह से। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल किसको मिल रहा है, फर्स्ट वाले ब्लॉक को मिल रहा है थर्ड वाले ब्लॉक के कारण। ठीक है, वो जो थर्ड वाला ट्रायंगुलर ब्लॉक है उसके कारण इसको ऐसा मिल रहा है। अब यहां पर क्या है, ये N13, इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, अर्थ ने जो फोर्स अप्लाई किया वो दिखा दिया, नॉर्मल जो था वो दिखा दिया, टेंशन जो था वो दिखा दिया। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अच्छा, M2 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M2 जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको बना लेना। M2, अब अगर देखोगे तो सबसे पहले तो इसका वेट दिखा दो वर्टिकली डाउनवर्ड, M2G। अच्छा, धागा इसको ऊपर खींच रहा है क्या, अगर धागा ऊपर खींच रहा है तो एक टेंशन ऊपर जाएगा। और मैंने बताया था अगर ये मासलेस आइडल धागा है, अगर कुछ नहीं बोला गया तो आइडल धागा है, जितना टेंशन यहां पर होगा उतना ही टेंशन यहां पर होगा क्या, तो T इक्वल्स टू M2G हो जाएगा। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया M2 वाले ब्लॉक का। अच्छा, M3 ब्लॉक और ये पुली ना एक सिस्टम है, मतलब M3 ब्लॉक और पुली एक सिस्टम है, तो इनका हम फ्री बॉडी डायग्राम साथ में बनाएंगे। अब फाइनली हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं, फाइनली हम बनाने वाले हैं जो M3 ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं मेरी कॉलोनी वाले, मतलब जो लॉकडाउन का मजा जो इन लोगों ने लिया है ना, दो लोगों ने ही लॉकडाउन का मजा लिया है। एक तो जिनकी नई नई शादी हुई है, खूब मजे किए उन लोगों ने, और
पुरानी शादी वालों ने नहीं मजा किया होगा, पुरानी शादी वाले तो फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, एक तो जिनकी नई नई शादी हुई होगी वो, और ये बच्चे, अलग ही लेवल का आतंक मचाया भाई बच्चों ने इस बार। मेरे कॉलोनी के बच्चे सुबह शाम खेलते रहते हैं, सुबह शाम 10 बजे से जो स्टार्ट करते हैं रात के 10 बजे तक, मतलब 12 से 12 का शिफ्ट मेंटेन कर रहे हैं ये लोग। मेरे को दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों की खुशी से जलता हूँ, लेकिन इतनी खुशी, कहीं इतनी खुशी कहीं इतना गम, ना शादी हुई है ना बच्चे हैं, खुशी खुशी नहीं है। अब अपने को क्या करना है, ये जो M3 वाला ब्लॉक है उसका एमबीडी बनाना है, ठीक है। फिर से फोर्सेस दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर फोर्सेस दिखाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला फोर्स क्या दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट का वेट। कौन अप्लाई कर रहा है, ग्राउंड, M3G। किसने अप्लाई किया है, ग्राउंड ने अप्लाई किया भाई M3G, ठीक है। फिर अगर देखोगे तो ग्राउंड और ये सरफेस, ग्राउंड और ये सरफेस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स जाएगा क्या। अब नॉर्मल दिखाते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस था, ये सरफेस था, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स दिखा दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, NG लिख दिया। अच्छा M1 जो है वो भी इसको प्रेस कर रहा होगा क्या। अब अगर M1 प्रेस कर रहा है तो M1 के कारण भी एक नॉर्मल आएगा, M1 के कारण भी एक नॉर्मल आएगा, और इसका नाम रख देते हैं नॉर्मल ऑन थर्ड ब्लॉक बिकॉज ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, N31 लिख दिया इसका नाम, बिल्कुल सही। इसके अलावा अगर देखोगे तो ये जो थ्रेड है, थ्रेड भी क्या कर रहा है, यहां वाला जो थ्रेड है वो इसको ऐसे खींच रहा है T टेंशन से, और यहां पर जो थ्रेड है वो इसको ऐसे खींच रहा है T टेंशन से। बात समझ में आ रहा है क्या। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या, पुली तो मासलेस है, पुली का कोई मास होगा नहीं। तो अगर तुम देखोगे तो मैंने सारे फोर्सेस दिखा दिए, क्या क्या फोर्सेस है। अब मैं डायग्राम खराब कर सकता हूँ। एक तो M3G इसका वेट दिखाया सबसे पहले, ग्राउंड से आएगा नॉर्मल NG, M1 वाला जो ब्लॉक है वो इस पे नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल ऑन थर्ड ब्लॉक बिकॉज ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। M2 और इसमें कोई कांटेक्ट है नहीं तो कोई फोर्स नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आएगा एक टेंशन T और यहाँ पर आएगा एक टेंशन T। इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो तुम अपने पैकेज को खोलना, तुम्हारे पैकेज में कुछ क्वेश्चन तुमको ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बोला जाए। इतना ध्यान रखो, जब तक फ्री बॉडी डायग्राम सही से नहीं बनाओगे आप एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट ही किया है, टाइम लगेगा लेकिन आप बना पाओगे, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं।